ऑपरेशन सिंदूर की गूंज दुनिया सुन रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। भारत के भीतर भी चर्चा का केंद्र ऑपरेशन सिंदूर और पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं। तो बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भुनाने में पूरी तरह से कामयाब हो चुकी है। अब इसके चलते देश में कांग्रेस को भी अपनी बची कुची जमीन भी खिसकती नजर आ रही थी। लिहाजा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रंप का फोन नरेंद्र सरेंडर कहकर देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की बहुत बड़ी भूल कर दी। नतीजा, बीजेपी ने राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के इतिहास को टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस जिस तरह इतिहास को दबाना चाहती थी, राहुल गांधी के एक बयान की वजह से कांग्रेस का वही काला इतिहास पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। आज हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में बात होगी सरेंडर पर सियासी बवंडर की। सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस किस तरफ खड़े हैं। आतंकवाद और देश के भीतर आतंकी हमला राजनीतिक मसला नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ आतंकी साजिश का गंभीर मुद्दा है। इसके खिलाफ सरकार के साथ एकमत होकर साथ देने का फैसला देश के विपक्ष ने लिया था। अब इसमें कांग्रेस भी शामिल थी। सरकार ने देश की सेनाओं को खुली छूट दी, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और भारतीय सेनाओं ने दुश्मन देश के नापाक इरादों को बुरी तरह से कुचल दिया। तो सरकार के कूटनीतिक फैसलों की वजह से पाकिस्तान त्राहिमाम करते हुए घुटनों पर आ गया। राहुल गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आड़ लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सरेंडर की रणनीति, न कह सकते हैं कि राजनीति करने लगे। तो वहीं पर ट्रंप स्वीकार कर चुके हैं कि सीज फायर में उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। पहलगाम आतंकी हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और साथ ही साथ सहनशीलता पर हमला था। एक ऐसा हमला जिसमें धार्मिक कट्टरता जैसी साजिश रची गई थी। हिंदू महिलाओं के सामने उनके पतियों को गोली से मार दिया गया, उनका सुहाग उजाड़ दिया गया। उस नरसंहार का बदला लेने का प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। अब इसके लिए उन्होंने भारत की तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और देश की सेना ने उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसे पूरा भी कर दिखाया। भारत वॉर एस्केलेशन के 5वें पायदान पर कदम रखता है। इससे पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सरेंडर कर दिया और भारत के डीजीएमओ से ही सीज फायर की गुजारिश करने लगता है। इस हकीकत के उलट विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस बयान, ट्रंप का फोन और नरेंद्र सरेंडर ने देश में सियासी बवंडर को जन्म दे दिया। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी 3 जून को भोपाल के दौरे पर थे, जहां राहुल ने संगठन सृजन अभियान का आगाज किया। इस अभियान के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश सहित देश भर में बेजान हो चुकी कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने भारत पाक के बीच सीज फायर को दूसरे ही अंदाज में पेश करते हुए कहा कि ट्रंप का फोन और नरेंद्र सरेंडर। राहुल का सरेंडर वाला बयान पीएम मोदी के खिलाफ उनकी नफरत भरा जहर उगलने जैसा है, जिसे लेकर देश के भीतर नया सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी।
ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है, एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो, हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। कांग्रेस नेता ने अपने बयान में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए पीएम मोदी के पास उनके फोन आने की बात कही। हालांकि इस सच्चाई से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप ने भारत पाक संघर्ष विराम के पहले ही सीज फायर की बात मीडिया में कहते हुए श्रेय लेने का प्रयास किया। इसके बाद भी ट्रंप ने अलग अलग 11 मौकों पर इस बात को दोहराया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में उनकी भूमिका है। लेकिन 15 मई 2025 को कतर के दोहा में अल उदीद एयरबेस पर एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं कराया। उन्होंने कहा, मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं की, लेकिन मैंने तनाव कम करने में मदद जरूर की। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I could settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. But पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने 5 कूटनीतिक फैसले लेकर पाकिस्तान की पहले तो हलक सुखाया। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर नापाक इरादों की रीढ़ तोड़ दी। यह कामयाब हो पाया भारतीय सेनाओं के मनोबल की वजह से, क्योंकि उन्हें भारत सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं की, बल्कि पीएम मोदी ने सेना को हर हमले का पुख्ता जवाब देने की खुली छूट दे दी थी। तो संघर्ष विराम का फैसला भी सेना पर ही छोड़ दिया था। लेकिन पीएम मोदी ने सीज फायर के बाद पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भांपते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रोका गया है, समाप्त नहीं हुआ है। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत के डीजीएमओ ने सीज फायर पर सहमति तो दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि पाकिस्तान की ओर से एक भी गोली चली तो वह सीधे जंग का ऐलान माना जाएगा, जिसके बाद भारत कोई भी मौका नहीं देगा। जाहिर है कि यह भारत की ओर से सरेंडर जैसा मामला नहीं था, बल्कि भारत ने चेतावनी देकर सीज फायर की सहमति दी, क्योंकि भारत कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहा।
तो राहुल गांधी की गलतफहमी पर संयुक्त संसदीय दल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के ही सांसद और दिग्गज नेता शशि थरूर ने स्पष्ट कहा कि भारत को किसी तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, तो सरेंडर जैसी बात सिवाय बकवास के और कुछ नहीं हो सकती। All I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. If they take serious actions to show that they want to restore normal relationships with us, we can certainly talk to them again without needing an intermediary. So it's not in any way a negative comment about the goodwill of people. During this conflict, as I said, in any case, India didn't need persuading to stop. No one needed to tell us stop because we were telling them. The moment Pakistan stops, we are prepared to stop. So if they in turn then told the Pakistanis, you better stop because the Indians are willing to stop, and that was what they did, then that's wonderful gesture on their part with vis-a-vis Pakistan, but only Pakistan and they can tell us exactly what happened. With us, all we can say is that we know in our conversations some of these things didn't come up. But I want to say this in a very constructive spirit. We have an enormous respect for the US, and we have a much more important, valuable, strategic partnership with Washington that we wouldn't want to jeopardize over a matter of detail. We are interested, we're talking at the moment about a number of areas of cooperation. We're interested in enhancing all of that. बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां तो सुभान अल्लाह। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है। राजनीतिक दलों में चरण वंदना नई परंपरा नहीं है, लेकिन पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के सियासी बवंडर वाले बयान को जितनी तेजी से लपका और बगैर कुछ सोचे समझे मीडिया के सामने आ जाते हैं। कांग्रेस के भविष्य के लिए कितना गंभीर परिणाम लाएगा, ये तो खैर भविष्य ही बताएगा। लेकिन खेड़ा ने इस पर विचार भी नहीं किया, जबकि पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेनाओं के पराक्रम का एक सुर में गुणगान कर रहा है। पीएम के दृढ़ संकल्प और पाकिस्तान के हर्ष को लेकर सराहा रहा है। अब राहुल गांधी और अपने बयान को साबित करने के लिए पवन खेड़ा अनर्गल आप कह सकते हैं कि बयान दे रहे हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं पर बीजेपी कांग्रेस के बड़बोलेपन पर तीखा प्रहार तो कर रही है, वहीं पर कांग्रेस शासनकाल का काला चिट्ठा भी देश के सामने लाने से परहेज नहीं कर रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को देश में भले ही तरजीह नहीं दी जाती, लेकिन सरेंडर वाला बयान केवल राजनीतिक न होकर भारतीय सेना की अस्मिता पर प्रहार हो गया है। राहुल गांधी ने भले ही चिंगारी फूकी हो, पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चरण वंदना की कोशिश के चलते आग में घी डालने का काम कर दिया है। इसका खामियाजा पवन खेड़ा को नहीं भुगतना पड़ रहा है, बल्कि भाजपा के निशाने पर राहुल गांधी आ गए हैं। जबकि पवन खेड़ा ने सरेंडर वाले बयान को सही साबित करने के लिए अनर्गल प्रलाप शुरू कर दिया है। आप इनके 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए। टेक अ लुक एट द 11 years ऑफ हिज टेन्योर। हमेशा सरेंडर करते हुए दिखेंगे। बड़ी बड़ी बातें, काला धन सरेंडर, फिर बड़ी बड़ी बातें, बेरोजगारी खत्म कर देंगे सरेंडर, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे सरेंडर, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। अब चीन पर तो क्या ही बताएं आपको। चीन के बारे में तो ये इनकी हालत हो जाती है कि मुंह खुलता नहीं है चीन के लिए, और जब मुंह खुलता है तो क्लीन चिट देते हैं। अभी पिछले हफ्ते चीन पर साहब बोल रहे थे, नाम नहीं लिया चीन का। चीन का नाम लेने में इतना डरते हैं कि अपने ही देश के एक बहुत बड़े भूभाग की बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि एक शब्द नहीं बोल पा रहे चीन। कहते हैं कि गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, खुल नहीं पाती। अरे साहब, इस देश का पूरा नॉर्थ ईस्ट में आंखें छोटी होती हैं, आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं।
गणेश जी का भी अपमान कर रहे हैं। बोलिए ना, चीन से बने हुए माल को नहीं लेना है। देश के प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन का नाम ले सके। कह रहे हैं गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, खुलती नहीं है। अरे, और देश के प्रधानमंत्री क्या रैलियों में आह्वान करेंगे? स्वदेशी की मूवमेंट हमारी पार्टी ने कब चलाई थी? जब अंग्रेजों का राज था, तब हम नीतियां नहीं बना पाते थे, इसलिए हमने स्वदेशी का पूरा आह्वान किया, विदेशी माल जलाया गांधी जी के नेतृत्व में। इनकी पार्टी ने, इनकी जो विचारधारा वाले लोग हैं, इन्होंने नहीं किया। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, अब भी आप आह्वान कर रहे हैं। हिम्मत दिखाइए, नीति बनाइए, सरेंडर मत कीजिए, नरेंद्र बनिए, सरेंडर मत बनिए। नीति बनाइए कि साहब चीन का माल नहीं आएगा हिंदुस्तान में, तब तो हमको समझ में आएगा कि साहब आप में कुछ थोड़ा बहुत गुण है। हाँ, हमें पूरा भरोसा है कि है नहीं, क्योंकि अब तो 11 साल हो गए। बोलते हैं साहब ये नया भारत है, ये नया फलाना है, नया ढीमका है, नया ये है, नया सब कुछ तो नया है। अरे साहब, पुराना भारत वो था जो सातवें बेड़े से नहीं डरा, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिसने निक्सन को नजरअंदाज किया, जिसको मनाने के लिए फिर निक्सन ने अपने स्पेशल एक दूत को भेजा, जो, क्योंकि इंदिरा जी दिल्ली में नहीं थी, जॉन कॉनेली उस दूत का नाम था, ट्रेजरी सेक्रेटरी था अमेरिका का। इंदिरा जी दिल्ली में नहीं थी तो वो शिमला गया उनसे मिलने, क्योंकि निक्सन रूठे हुए भारत को मनाना चाहता था। ये पुराना भारत था, ये आए हैं नया भारत लेकर। तो भारत को आप बख्श दीजिए साहब, आपकी कायरता से भारत को बख्श दीजिए। भारत बड़ा आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि आपकी कायरता इस देश की नौजवान पीढ़ी को क्या सिखाकर जा रही है? सिर्फ डायलॉग में हमें आपकी जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत है। हमें मालूम है आपने ट्रेनिंग ली है डायलॉग देने, और ये एक हकीकत है जो मैं बार बार दोहराता हूं। आप लोगों को मजाक लगता है, मजाक नहीं है। उस आदमी को फिर सांसद भी बनाया एक टर्म के लिए, जिससे ट्रेनिंग ली थी। आप नाम जानते हैं, परेश रावल। उसी से ट्रेनिंग लेते थे ये साहब, कई घंटों गुजरात में ट्रेनिंग का सेशंस चलते थे। मुझे मालूम है किसके फार्म हाउस पे चलते थे। चलिए वो छोड़िए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर आप नया भारत मत करिए। भारत आर्थिक, सामरिक और सामाजिक हैसियत में पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना आगे है। उन 3 दिनों के भीतर पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया, लेकिन उसकी अधिकतम क्षमता भी भारतीय सेना की चौकस निगाहों के आगे असफल साबित हुई। तो सवाल उठता है कि भारत को सरेंडर करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, और सबसे बड़ा सवाल है कि तीसरे पक्ष की जरूरत क्यों होगी, जबकि भारत अपने आप में इतना सक्षम है कि पूरा पाकिस्तान अगले 72 घंटों में पूरी तरह तबाह हो सकता था। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने सरेंडर के नाम पर नए सियासी बवंडर को जन्म दे दिया है, जबकि पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने सीज फायर के बाद ये स्पष्ट कर दिया था कि हकीकत क्या है। कोई हस्तक्षेप, किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने से तैयार हैं तो कर दीजिए, 5 बजे समाप्त। राहुल गांधी और फिर पवन खेड़ा का सरेंडर पर बयान भाजपा के गले नहीं उतर रहा है, तो इस तरह की बयानबाजी को कांग्रेस के नेता लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसके जवाब में भाजपा नेताओं का आक्रोश भड़क उठा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जहां कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान को लेकर घटिया राजनीति का सूचक कहा है, तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस शासनकाल का पूरा चिट्ठा ही खोलकर रख दिया है। अभी ऐसे समय पर, ऐसे वक्त पर राजनीति करना ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदाजनक है। इसकी
जितनी कड़ी निंदा करे उतनी कम है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है, हमारे बेकसूर लोग वहां मारे गए, उनका हिसाब पूछना चाहिए था। और ये वो छोड़कर ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलने वाले, आरोप लगाने वाले, ये कैसे देशभक्त हो सकते हैं? ये कैसी देशभक्ति है? मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ पर रहकर हमारे देशवासियों के बारे में 140 करोड़ जनता जो है, उनकी भूमिका जो है, देश की भूमिका जो है, वो रखने का काम ये हमारे डेलीगेशन ने किया है और उनको भेजने का काम मोदी जी ने किया है। ऐसे वक्त पूरा देश 140 करोड़ जनता हमारे देशवासियों पूरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पीछे खड़े और प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े। ऐसे वक्त ऐसी राजनीति, मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसी गंदी राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदाजनक है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने साल 2016 में उरी बेस पर हमला किया। तब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के निर्देश पर भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को उनके घर के अंदर घुस के मारती दिखाई दी। 2019 में पुलवामा अटैक का जवाब एयर स्ट्राइक के जरिए दिया गया। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। अब इसे रोका गया है, समाप्त नहीं किया गया। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान ने अगर अब कोई भी गुस्ताखी की तो भारत के प्रकोप से वो बच नहीं पाएगा। और भारत सरकार के इस कदम ने भारतवंशियों को एक नया भरोसा भी दिलवा दिया है, जिसे देश के विपक्षी दल के नेता तो समझ गए हैं, पर कांग्रेस के कुछ नेताओं को समझने की अभी भी जरूरत है, ये कह सकते हैं, और वक्त लगेगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।